छोटी, मतलब 30 दिन की, 35 दिन की, 40 दिन की अच्छी नस्ल की, ब्रदर कहीं से कोई नहीं देगा आपको, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बच्चे मिल जाएंगे आपको, ये प्योर छोटे बच्चे, लेकिन वो आपको किसी मुस्तनद फार्म से मिलेंगे जैसे ईस्टर्न डेयरी पे अवेलेबल है, लेकिन उनका रेट सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। देख रहे हैं ये हिप बोन और ये पिन बोन, अमूमी तौर पे ज्यादातर केस में आपको ये लेवल मिलेंगे या ये हड्डी थोड़ी सी नीचे मिलेगी, ज्यादातर केस में आपको लेवल मिलेंगे। तीसरे नंबर पे यहाँ पे झालड़ कोई नहीं होगी, ठीक है। कान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे साथ पाकिस्तान भर से फार्मर मौजूद है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। हम उनको फार्म का विजिट करवा रहे हैं। अभी हम पहुँचे हैं काफ सेक्शन के अंदर, और इस फार्म पे कामयाबी के साथ जो हमारी पहली लॉट है जो हमारे पास आई थी, तो उस लॉट को कामयाबी के साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गब्बन कर लिया गया। वो बच्चियाँ पीछे खड़ी सामने, सारी की सारी बच्चियाँ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और अगले 2 माह से जो है उनकी डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि काफ को पालना कैसे है इसके ऊपर तो हम बेताजा सेशन कर चुके हैं। आज के सेशन में हम आपसे सवालात लेंगे, आप सवाल पूछें, आपके क्या सवाल है, हम उन सवालात के जो जवाब हैं आपको देने की कोशिश करते हैं। जी सर, मेरा सबसे पहला सवाल तो उनकी फीडिंग के मुतालिक है कि जैसा कि हम इनको भैंस के नीचे या गाय के नीचे नहीं छोड़ते, हम इनको बकेट फीडिंग करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि बकेट फीडिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं कि उसके प्रोटोकॉल्स क्या है, उसकी सफाई कैसे करनी है। बकेट पड़ी यहाँ पे जी, बकेट पड़ी यहाँ पे, वो मंगवाइएगा। देखें बकेट में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बकेट की जो सफाई है ना वो इतनी साफ होनी चाहिए बकेट कि आप उसमें पानी पी सकें। क्या कह रहा हूँ, पानी पी सके। आपको उसमें पानी पीते हुए टेंशन ना बने कि यार ये तो साफ नहीं है, या उलझन नहीं होनी चाहिए आपको। बकेट को जैसे ही आप बच्चे को दूध पिला लें तो दूध पिलाने के बाद एक तो बकेट को अच्छी तरह गर्म पानी से साफ करें, निप्पल को और जो वेल्व्स हैं उनको ब्रश से साफ करें, ठीक है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो निप्पल है उसका जो साइज है जहां से दूध निकलता है, जो उसका मुंह है, बच्चे जो दूध पीते हैं ना तो बार बार दूध पीने से वो जो साइज है वो खुल जाता है। तो ये ख्याल रखना है आपने कि जो बच्चा दूध पिए तो उसको निप्पल से दूध को सक करना पड़े, वो सक करे तो दूध आए। कई दफा निप्पल इतना खुला होता है जैसे ही आप दूध डालते हो निप्पल से दूध खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाता है। उस केस में वो जो दूध है वो बच्चे के फेफड़ों में इसके जाने के इम्कानात बहुत वाज़े हो जाते हैं। तो ये आपने जो है लाजमी ख्याल करना है कि जब आप बकेट फीडिंग करें, एक उसकी सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो आपने जो निप्पल लगाया हुआ है उसका जो सुराख है वो आपने लाजमी मोनीटर करना है। बेहतर ये है कि हर हफ्ते के बाद, अगर आपके पास बच्चे ज़्यादा हैं तो हर हफ्ते के बाद निप्पल चेंज कर दें, अगर बच्चे थोड़े हैं तो 2 हफ्ते के बाद चेंज कर दें। सस्ता सा निप्पल है, कोई महंगा तो है नहीं, ठीक है जी। जी और उसकी सफाई जो है वो साबुन वगैरह यूज कर सकते हैं या सिर्फ गर्म पानी के साथ? ब्रदर जो गर्म पानी है ना गीजर का, फौरी तौर पे उसके साथ जो है आप सर्फ के साथ साफ कर लें, बीच में डाल के सोप से साफ कर लें। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रश करना है आपने, जो छोटे ब्रश मिल जाते हैं जो अंदर से और बाहर से अच्छी तरीके से उसको साफ कर दें, जहाँ पे पानी अच्छी तरह जा नहीं सकता वहाँ पे भी पानी घुस जाए, ठीक है। ठीक है जी। और दूसरा ये कि जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो क्या इसको किसी बाल्टी में डाल के या किसी और चीज में डाल के आगे रखा जा सकता है? जी बिल्कुल रखा जा सकता है। अमूमी तौर पे बच्चों को, हमारी ही कुछ फार्म पे प्रैक्टिस है कि बच्चे को जैसे ही वो 15 दिन का या 1 महीने का हो जाता है तो हम बाद औक़ात जो बाउल लेके सिंपल जी उस बाउल में हम उसका दूध जो है उसके सामने रख देते हैं, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी कि छोटे बच्चे को कोशिश करें कि आप निप्पल के थ्रू जो है बकेट में कंट्रोल्ड फीडिंग जो है आप उसकी करें जी। और दूसरा ये जो फिर उसका कंसंट्रेट आ जाएगा, उसका वंडा आ जाएगा, उसकी सीपी वगैरह क्या होनी चाहिए? बच्चों को जो हम प्रोवाइड करते हैं जी वो 18 से 22 की रेंज है। अब अमूमी तौर पे 20 से 21% प्रोटीन का जो है इनको काफ स्टार्टर दे रहे हैं। ये बड़ा देखें, अच्छा एक चीज़ है, कर सकते पास के कैमरा लेकर आए और एक चीज़ नोट करें, ये काफ स्टार्टर पड़ा हुआ है। इसमें एक चीज़ नोट करें आप, इसमें एक तो जो मकई का दलिया है ना उसका साइज चेक करें,
जो मकई है वो थोड़ी सी बड़े साइज में है, दलिया टाइप है, ठीक है, बिल्कुल पाउडर नहीं है। दूसरी बात आप ये नोट करें कि इसके अंदर जो तूड़ी है ना, ये देखें, ये जो व्हीट स्ट्रॉ है, ये भूसा जो है बड़ा नाम है, देख रहे हैं, देखने में ऐसे लग रहा है जैसे ये वंडा ही पड़ा हुआ, थोड़ी सी तूड़ी है। तो ये इनका काफ स्टार्टर है। मैंने अक्सर जगह देखा है कि जब वो फीडिंग करते हैं ना, तो खुरली में तूड़ी ही तूड़ी भरी होती है बेतहाशा, वो रिकमेंडेड नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। ये देखें, ये आगे जनाब, ये आपकी बकेट है, ठीक है, इसकी आप देखें, ये सफाई सफाई देखें, और इसके बाद ये इसका जो निपल है, ये देखें, ये देख रहे हैं जी। तो इसको सिंपल हाल ये है कि इसमें पानी डाल के आप चेक कर लें कि पानी लीक हो रहा है या नहीं हो रहा। दूध नहीं लीक होना चाहिए। ऐसे बकेट रखी है ना आपने, तो अच्छा एक गलती ये होती है, बकेट में पिलाते ना दूध, तो ये जो बच्चा है ना, आई डोंट नो ये मुंह लगाते कि नहीं लगाते, ये ऐसे रख के भी ये गलत पिलाना, ये देख रहे हैं जी। ये तरीका गलत है, ठीक है। बच्चे को इतना ऊपर करके नहीं पिलाना, बच्चे को यहाँ पर रखें, ये इस जगह पे, बच्चा नीचे से सक करे और लेके जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? बच्चा जब कुदरती तौर पे माँ के नीचे से दूध पीता है जी, तो कैसे पीता है? नीचे से मुंह पर करता है ना, तो ये आपने कुदरती तौर पे इसको ये प्रोवाइड करना है। गाय के हवाने के तकरीबन बराबर कर लें। ये देख लें आप जी। उसको स्ट्रगल करके खींच के पीना पड़े, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए इस जगह पे। बच्चा तो पिएगा, ये पी रहा है ना, वो तो पिएगा, लेकिन यहाँ पर उसके अथू आने के और फेफड़ों में जाने के चांसेस बहुत अरखचा है, ठीक है। तो ये लगी है जनाब, आप कुछ भी नहीं रहा, ठीक है जी। एक साथ फर्दर ज्यादती ना करें, बेबी बस होगी, चलो मजे नहीं जा रही है। हाँ जी, और जनाब ये बाकी 200 आगे जी जी जनाब। मेरा सवाल ये था डॉक्टर साहब कि इनको ओपन एरिया में रखा हुआ है, जैसे अभी सर्दी है, मौसम सर्द है, इसको कवर्ड एरिया में नहीं रखते। अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ, जो हमारा छोटा बच्चा है ना, उसको और बड़ी गाय को अगर आप बैठने के लिए आप ऐसी जगह दे दें जो खुश्क है। अब ये देखें, ये सामने ये पराली लड़ी हुई है, ये टेस्ट है, ये मैं नंगे पाँव से इसके ऊपर आ गया हूँ, मेरे पाँव गीले नहीं हो रहे, ये बिल्कुल खुश्क है नीचे से। सही। तो बच्चा जिस जगह पे बैठे उसके नीचे पराली फेंक दें, और जगह जो है वो खुश्क होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। और अमूमी तौर पे बाद लोग पराली फेंकते हैं थोड़ी सी बराए नाम, अब आप देखें तो चंगी पली पराली है, ठीक ठाक पराली जो फेंके, इंशाल्लाह आपके बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। अगर आप देखें, आपके सामने खड़े हैं, ये देखें जितने बच्चे भी हैं, किसी के बाल सर्दी से खड़े महसूस हो रहे हो आपको? सारे माशाल्लाह बिल्कुल कंफर्टेबल खड़े हैं, यशी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, किसी को माशाल्लाह कोई परेशानी जो है वो नहीं है। जो पहले हम 15 से 20 दिन होते हैं या बाद बात 1 महीना भी, ये देखें हमने केज रखे हुए हैं, इन केजेस के अंदर हम बच्चे रख देते हैं और इनके नीचे हम तूड़ी भी इजाफी फेंक देते हैं, ताकि, और ये चेंज करते हैं ताकि जितना जिसको चेंज करते जाएंगे, क्योंकि ये सदा खुश तो नहीं रहनी, इसके ऊपर बच्चा पेशाब करेगा, गोबर करेगा, उससे ये गीला हो जाएगा, इसको फिर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, अगर हवा ज्यादा चल रही है, हमारे पंजाब में ना हवा इतनी सर्दी में नहीं चलती, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हवा चल रही है और वो आपके जिस्म को काटती चली जा रही है, बड़ी ठंड फील हो रही है, तो तब हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि जो केज पड़े हुए हैं ना, इन केजेस के इर्द गिर्द सिर्फ तरपाल लगा देते हैं, ऊपर से केज को खुला रखते हैं, ठीक है, वो बच्चे के लिए काफी हो जाता है, इनको ठंड नहीं लगती, ठीक है जी। और सवाल जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि इनकी डिहॉर्निंग कब की जाती है और उसके फायदे और नुकसान क्या हैं? डिहॉर्निंग, बेटे इसको पकड़ो जरा। अच्छा, डिहॉर्निंग का सवाल आपका बहुत अच्छा है। अमूमी तौर पे ये वो सब्जेक्ट है जो फार्म पे ना बच्चे लोग कंप्रोमाइज कर देते हैं। अमूमी तौर पे मैंने देखा 2-2 माह के 2.5 माह के बच्चे हो जाते हैं, तो डिहॉर्निंग करते ही नहीं है, तो सर बंद कर। हाँ जी, हम बात कर रहे थे डिहॉर्निंग की। एक तो डिहॉर्निंग कोशिश करें 3 से 4 हफ्ते में कर दें, ज़रा लेट ना करें, जितना लेट करते जाएंगे ना बच्चे को उतनी तकलीफ देने वाली बात है। और दूसरा, इसको ना करने का तरीका है कैसा है, इसको ना इधर लेके बेटा छाँव में लेके आओ, रोशनी में। अब ये इसकी डिहॉर्निंग की हुई है, जरा सा कैमरे में दिखाइएगा, बिल्कुल ये पकड़ने उधर ले जाए, थोड़ा सा छोड़ देंगे रास्ता जरा काइंडली, थोड़ी सी रोशनी तक आए। ये देखो छोटे से नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, उस तरफ ले जाओ, उस तरफ ले जाओ, ताकि नजर तो आए ना, जरा उधर ले जाओ, आगे ले जाओ, आगे ले जाओ, या इस जगह पे डॉक्टर साहब दिखाएं जरा। ये देखें, ये डॉक्टर साहब ने डिहॉर्निंग की है, बिल्कुल छोटे छोटे सुराख हैं, ठीक है जी। वो कई दफा डिहॉर्निंग करते हैं, मैंने देखा तो 2.5 इंच का खब्बा कर देते हैं, ठीक है जी।
वो फिर बाद में जनाब जख्म बन जाते हैं, फिर उसके नीचे पस पड़ जाती है, वो फिर बड़ा रफड़ा ना अजीब बन जाता है। तो ये एक तो टेक्निकल बंदे से करवानी है, ठीक है। ये आप देख लें, छोटा सा सुराख है, बिल्कुल शायद हाफ इंच का है, इतने में इसका बर निकल जाता है। तो ये बेस्ट टाइम है अगर आपने इसको करवाना है, तो बेस्ट टाइम है 3 to 4 वीक्स। तब बच्चे को इतनी पेन भी नहीं होगी, तो हो भी आराम से जाएगा। रीअकरेंस के बाद आपने देखा होगा लोग डिस्पटिंग करवाते हैं तो कई बच्चे बाम से सींग निकाल जाते हैं। अगर आप 3 से 4 वीक पे करवाएंगे ना, तो ये इशू आपके ना होने के बराबर होंगे। आपने यहाँ देखा अल्हम्दुलिल्लाह कितने जानवर हैं यहाँ पे, आपको माशाल्लाह 115 में एक भी जानवर सींग वाला नहीं नजर आया, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रहा है। इस बच्ची का सींग निकला है ना, तो भैया समझो कि इसकी कीमत है 1.5 से 2 लाख रुपए गई, लोग इसको खरीदेंगे ही नहीं। जी जनाब, और सवाल जी। सर इनकी ये डिहोर्निंग करने से इनकी ग्रोइंग सिस्टम पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? यार 1 से 2 दिन परेशान होता है बच्चा, बाद में बिल्कुल सुकून डॉट कम हो जाता है। अभी आपने फील किया होगा हल्का सा ये डाउन है, जी जी, फील हो रही है ना, बकाया यशी कर रही है थोड़ा सा, ये है ना? लग रही है, ये हो जाएगी, कल शाम तक ठीक हो जाएगी ठीक इंशाल्लाह। हो गया, जी बहुत शुक्रिया ये सर। बच्चा करीब है। जी जी सर इसके क्रॉस की और प्योर की जो बच्चे की पहचान बहुत मुश्किल होती है जी जी। छोटे की, थोड़ी सी 4 से 5 पॉइंट याद रखने, इसी को देखने। सबसे पहले तो ये ऊपर से बच्चा बिल्कुल स्ट्रेट होगा, जो प्योर का है बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। ये हड्डी देख रहे हैं, ये हिप बोन और ये पिन बोन। अमूमी तौर पे ज्यादातर केस में आपको ये लेवल मिलेंगे, या ये हड्डी थोड़ी सी नीचे मिलेगी, ज्यादातर केस में आपको लेवल मिलेंगे। तीसरे नंबर पे यहाँ पे झालड़ कोई नहीं होगी, ठीक है। कान बिल्कुल छोटे से होंगे। अच्छा, कान वाला फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कान है प्योर में ना जी, कान बहुत छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा कान होता है। आपके जो साहिवाल का बच्चा पैदा होता है ना, तो साहिवाल का बच्चा जो महीने का है, हालांकि उसका बर्थ वेट कम है, इससे बड़ा कान मिलेगा आपको, ठीक है। फिर जनाब नीचे बैठ जाए, इसकी धुन्नी कोई नहीं है, यार नीचे बैठ के देखें, यहाँ पे इसकी ये धुन्नी जो है ना, वो जो आपकी आती है जो लोकल ब्रीड के अंदर, ये बड़ी बड़ी धुनियाँ आती हैं, ये बड़ी बड़ी 1.5 फुट की, 4-4, 5-5, 6-6 इंच की। इनके नीचे आपको नेवल कॉर्ड नहीं मिलेगी। इधर आ जाए, इसको देख लें डॉक्टर, इधर आइएगा, इसको देखें, ये सामने खड़ी है, इसको चेक कर लें, ठीक है। नीचे तो नहीं कोई नहीं, वो इतने सारे बच्चे खड़े हैं, इनके नीचे नेवल नहीं होती, ठीक है जी। इनकी दुम से भी पहचान कर और एक और चीज आपने ख्याल करनी है, जो प्योर ब्रीड का बच्चा होगा ना, उसकी जो पिछली टांगे हैं गोडे से नीचे वो सफेद होती हैं, ये बड़ा, ये ब्लैक नहीं होंगी। एचएफ के बच्चे की, एचएफ के बच्चे की पहचान टांगे नीचे से ब्लैक नहीं होती, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये माइक दे जी। में कुछ जानवर देख रहे हैं, उनके मतलब मुंह ज्यादा बारीक हैं और आगे से भी थूथनी भी बारीक है, और वो पीछे बच्चा देखा हमने, उसका सर भी बारा है और आगे उसका एक तो फर्क आपको मिलेगा मेल और फीमेल में। जैसे ये सामने आपके इधर मेल खड़ा था, यहाँ पे जी, मेल का कुछ फर्क होता है फीमेल से। जी, दूसरा जो फर्क आता है ना मेजर, जी, वो आपकी सीमन सिलेक्शन का भी आता है। इसको कहते हैं मजल विड्थ, जो आगे से मुंह चौड़ा है, जी, इसको मजल विड्थ बोलते हैं। और सीमन का भी इसमें एक बड़ा पॉइंट आता है। और इनके पुट्ठे भी कईयों के चौड़े, जिनका मुंह चौड़ा उनके पुट्ठे भी चौड़े हैं। हाँ। और हमें सीमन का फर्क है। परचेजिंग करने वक्त चौड़े बड़े मुंह वाला परचेज करना चाहिए या इस तरह बारीक मुंह वाला? जो चौड़े मुंह वाला बच्चा होगा ना, जी, जिसका आगे से मुंह चौड़ा है, मजल चौड़ा जिसका, मजल चौड़ा है, जी, वो उसका फीड इनटेक ज्यादा होगा, तो उसका प्रोडक्शन जो है उसका ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आपके पास चॉइस हो तो बेहतर ये है कि जिसका आगे से मुंह ज्यादा चौड़ा है ना, जी, जिसकी मजल का साइज ज्यादा है, जी, उसको लेना बेहतर है। चाहे गायों में हो चाहे भैंसों में हो। हाँ जी, गाय भी ऐसे, भैंसों में तो सारे ब्रीड का फर्क भी आया जी, था ना। जी, अब आप नीली का जो कटा है जी, या कटी है, उसका मुंह बारीक है। उसको अब रावी के कट्टे कटी से कंपेयर नहीं कर सकते। जी, जी, हाँ, नीली का नीली में रह के कंपेरिजन हो सकता है, जी, ठीक है। बिल्कुल, इसी तरह रावी का रावी में रह के कंपेरिजन हो सकता है, जी। नीली का कंपेरिजन रावी से नहीं कर सकते। ठीक हो गया ठीक है। जी। और सवाल जी। जी जनाब, कहाँ चले गए? जी खान साहब, इसको केज में कितने टाइम तक रखा जाता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कौन कौन से वैक्सीन लगाए जाते हैं और क्यों लगाए जाते, किसके लिए? देखिए जी, ये केज पड़ा हुआ है। एक तो मैंने अक्सर बताया कि ये बंकर्स के अंदर ही ना हम केज बना के रख देते हैं। केज बनाते इस तरह से हैं कि बंकर के बीच में पूरा आ जाए, ठीक है जी, ताकि हमें अलग से केजेस को फिट ना करना पड़े। ये बंकर बने हुए हैं, इनके अंदर एक एक केज फंसाया हुआ है, इसी के अंदर जो है वो चीजें मैनेज हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा आप लोगों का मसला ये होगा कि सर आपने माइक पकड़ा हुआ, बातें करेंगे तो माइक में सारी रिकॉर्ड होनी चाहिए। मेरी तरफ बात हो से सुने, ये जिंदगी में ये दोबारा ये टाइम नहीं आपको मिलना। आपने 4 महीने बाद फिर मुझे मैसेज करना, आगे से रिप्लाई आना 10 सुबह 10 से शाम 4 बजे राब्ता करें। तो अब मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, तो आप इसको गनीमत जाने, ये मौका दोबारा नहीं मिलना।
तो जनाब ये केज आपने रख दिया। केज मेरा आपको गुजारिश ये होगी कि आप लोग बच्चों को 2.5 से 3 माह ही केज के अंदर रखें, ताकि आपकी नज़रों में रहे, उसका फीड इनटेक आपकी नज़रों में रहे, उसका अगर कोई मसला मसाइल है तो आपकी नज़रों में रहे। अब चूंकि डॉक्टर साहब यहाँ पर 24 घंटे मौजूद है, ये फीडिंग के टाइम पे बच्चों को मॉनिटर करते हैं, और कोई बच्चा अगर ढीला भी है तो डॉक्टर साहब उसको टाइम पर पकड़ सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई टीम मौजूद नहीं है जो बच्चों में रह के बीमार बच्चे की डायग्नोसिस या तशखीस कर सके, तो फिर बेहतर ये है कि हर बच्चे को अलग केज में रख लें। वैक्सीनेशन जो है इसमें 25 से 30 दिन पर हम स्टार्ट कर देते हैं, और हर 5-5 दिन के बाद हम वैक्सीनेशन करते जाते हैं। मुंह खुर की करते हैं, गलघोटू की करते हैं, क्लॉस्ट्रीडिया की करते हैं, कैटल मास्टर गोल्ड है इनकी रेस्पिरेटरी जो सांस की बीमारियां उसकी करते हैं। फिर जब ये थोड़े से बड़े होते हैं 6 माह के आसपास, तब ब्रूसेला की वैक्सीन कर देते हैं, और 6 माह के आसपास ही एक बीमारी इनमें आती है उसको कहते हैं TDS, तो उसकी वैक्सीन भी हम कर देते हैं। लंपी हमारे जो आजकल चूंकि उसका इतना इशू नहीं है, लेकिन फिर भी हम लंपी भी जो है वो कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने ब्रूसेला का नाम लिया है, ये किस बीमारी का है? ब्रूसेला जो है जानवर बच्चा गिरा देते हैं, 5 माह से जो ऊपर की प्रेगनेंसी है ना, उसमें जानवर बच्चा फेंक देते हैं, और ये एक जानवर और ये शेड में तबाही फेर देती है। शेड में तबाही फेर देती है। अब ये फार्म मेरा ख्याल है इसको 2 साल से ज़्यादा, 2 साल होने लगे बने को। इस फार्म में अब तक जो टोटल अबॉर्शंस हुई हैं वो 4 हुई हैं, और जो 3 अबॉर्शंस हुई थी मुझे याद है तब फड़ पड़ गई थी, तब हमने अपनी फीड का टेस्ट करवाया था, तो हमारे यहाँ पे फीड आइटम में एक में टॉक्सिन का मसला बना था, तो वो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंट्रोल हो गया। तो याद रखिएगा कि भाई इनमें अगर अबॉर्शन आ जाए, मुझे 2 बीमारियाँ जो है ना जिनसे बहुत मुझे डर लगता है, एक अबॉर्शन, दूसरी लेमनेस, ये तबाही फेर देती है जानवर की। तो ब्रूसेला के लिए हम वैक्सीन लगाते हैं ताकि ये मसला ना बने, ताकि ये जो बच्चे गिराने वाला काम है ना, और ये एक से दूसरे में ट्रांसफर बहुत जल्दी हो जाती है। ये बीमारी एक से दूसरे में फैलती है, बैक्टीरियल है, और ये तबाही निकाल देती है। ठीक है जी। जी जनाब। तो जैसा कि मंडियों में इस तरह छोटे छोटे बच्चे सेल होते हैं और मंडी में आ जाते भाई हैं, मंडी में कौन लेकर आता है? नहीं दूसरे मतलब क्रॉस ब्रीड के आते हैं, भाई या भैंसों क्रॉस के के आते भी हैं? ऐसे नहीं मिलते। नहीं मैं तो ऐसे, तलाश करता रहा हूँ, मुझे तो नहीं मिले। आपको कहाँ से मिल गए? ऐसे तो नहीं आएंगे ऐसे भी नहीं आते, इससे लागे लागे भी नहीं आते, इससे आधे भी नहीं आते जी। मुझे कुछ बंदे ने ड्यूटी लगाई ना मेरी, जी तो बंदे ने कहा जनाब मुझे बच्चियां क्रॉस की ला दें आप। ठीक है, तो मैं जब से मंडी का चक्कर लगा रहा हूँ तो वहां पर बच्चे ही बच्चे होते हैं, जी बच्ची नजर ही नहीं आती। वो जो होती है वो बंदा करता है ऐसी पास से गुजर जाओ, वो लेने वाली होती नहीं है। जी। तो ब्रदर ये जो क्रॉस की बछड़ियां भी है ना छोटी, मतलब 30 दिन की, 35 दिन की, 40 दिन की, अच्छी नस्ल की, जी ब्रदर कहीं से कोई नहीं देगा आपको, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बच्चे मिल जाएंगे आपको, ये प्योर जी छोटे बच्चे, लेकिन वो आपको किसी मुस्तनद फार्म से मिलेंगे जैसे ईस्टर्न डेयरी पे अवेलेबल है, लेकिन उनका रेट सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। जो पहले 10 से 15 दिन का बच्चा है वो 1,70,000 का। ठीक है जी। तो क्वालिटी फिर लोग ऐसे ही देते हैं। जी बिल्कुल जी। और सवाल जी? जी जनाब, इनको दे रहे हैं जी। जी सर। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जो ज़्यादा प्रॉब्लम आता है डायरिया का, जी जी। जिसकी वजह से बच्चा बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, इस हवाले से कुछ? देखिए मैं इसीलिए आपसे अर्ज कर रहा था कि जब आप लोग बच्चे को केज में रखेंगे ना, तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको मिलना है ना, आपको ये मिलना है कि जैसे ही बच्चे को डायरिया हुआ फौरी पकड़ा जाएगा। ठीक है, नहीं तो कई दफा ऐसे होता है बच्चे इकट्ठे घूम फिर रहे हैं, यहाँ पे कोई बच्चा डायरिया कर दे पराली में, अव्वल तो जल्दी पकड़ा नहीं जाएगा। अगर आपको मिल भी गया डायरिया तो फिर आप ढूंढते रहेंगे यार इसका है, उसका है, किसका है। अब चूंकि डॉक्टर जो है उसकी थोड़ी सी नजर डिफरेंट है, वो हो सकता है मेहनत करके तलाश कर ले, लेकिन एक फार्मर के लिए थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसलिए डायरिया की ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट कब होती है। एक बच्चे को डायरिया सुबह हो गया, डॉक्टर साहब ने सुबह ही ट्रीटमेंट कर दी। एक बच्चे को डायरिया सुबह है, वो कल शाम तक बेचारा रिपोर्ट ही नहीं हो सका, वो बेचारा ऑक्सो करके अपने 2 दिन गुजारता है। शुरू में वो अपनी दूध की जो रफ्तार है पीने की उसको ड्रॉप नहीं करता। 2 दिन बाद जब पता लगता है ये तो दूध ही नहीं पी रहा, तो पता लगा जनाब ये निढाल हो गया, बैठ गया, तब फिर उसकी ट्रीटमेंट का जो रिस्पॉन्स है पुअर होता है। जैसे ही बच्चे को डायरिया हो तो हमारा जो मुस्तनद ट्रीटमेंट है फार्म पे, सिंपल एक नोविडेट और एक फ्लैजल, ये ड्रिप्स ला के एक सुबह लगा दें और एक शाम लगा दें। आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस काम के करने से ना 70-80% आपके जानवर कवर हो जाएंगे। और मेन कोई एंटीबायोटिक का शॉट है, एंडोफ्लॉक्सासिन,
वो 3 दिन आप ऐसे जानवर को दे दें, आपका जानवर जो है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ज़्यादातर जो बच्चों में डायरिया आता है ना, वो अमूमी तौर पे आपका मैनेजमेंटल डायरिया है कि आपने दूध गर्म नहीं पिलाया, ठंडा पिला दिया, आपका बर्तन साफ नहीं है, ठीक है। तो मैनेजमेंट से कंट्रोल करना है। या आपके नीचे बच्चा बैठा, जगह गीली है तो बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो भी डायरिया करेगा। हाँ, अगर किसी बच्चे डायरिया हो गया, साथ टेम्परेचर हो गया, बुखार काफ़ी हाई हो गया, तो ये इन्फेक्शन है। इसके लिए आपको चंगी से लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे तजर्बे में इन्फेक्शन से ज़्यादा जो मसला बनता है वो यहाँ पे बनता है आपकी मैनेजमेंट का। जी सर, एक सवाल ये है कि दूध का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? भाई, आपने करना ये है कि जैसे ही गाय के नीचे से दूध निकला ना, वो अगले 5 से 10 मिनट के अंदर बच्चे के पेट में होना चाहिए। ये आपका टारगेट है। बस ऐसे ना हो कि आपने ड्रमी भरी दूध की, एक बकेट पकड़ ली और आप ले गए बच्चों वाले सेक्शन में। पहले बच्चे को टेम्परेचर सही मिल गया, दूसरे को सही मिल गया, तीसरे को सही मिल गया। जब तक आप 12वें 13वें बच्चे पे पहुंचे, तब तक वो दूध का टेम्परेचर जो है वो नीचे कर जाएगा। ये है कि दूध लें, फौरी बच्चे को पिला दें। जी सर, कई दफा ऐसे होता है कि बच्चे की माँ एक्सपायर हो जाती है डिलीवरी के दौरान ही, तो उस दौरान बच्चे को फिर कैसे मैनेज करना है? देखिए यार, ये सारे बच्चे यहाँ बगैर माँ के ही हैं। जी, इनको किसी को नहीं पता। वो सामने मदर खड़ी दिखाई है डॉक्टर साहब, तो सामने इनकी मदर खड़ी है ना। अब आप ये हिसाब लगा लें कि किसी को नहीं पता इसका बच्चा कौन सा है। जी, ना बच्चे को माँ का पता, ना माँ को बच्चे का पता। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि बच्चे को वोला और पहले 3 दिन का दूध हम माँ का ही देते हैं। अगर मिसाल के तौर पे बच्चा दिया, माँ मर गई जी, या माँ को साड़ू था, दूध पिलाने वाला नहीं है, जी, तो भाई जब भी फार्म पे जानवर बच्चा दे, इजाफी वोली को बजाय इसके कि आप तकसीम करें, कर भी दिया करें। कोई 4 से 5 लीटर जो वोला है उसको शॉपर में डाल के फ्रीज कर लिया करें, ठीक है। ये जरूरी बोतल में नहीं, शॉपर में, सही बोतल में कर लें, बोतल में बोतल में कर लें, फ्रीज कर लें। जब आपने इसको पिलाना है ना, तो फिर आपने इस बोतल को या शॉपर को आपने पहले गर्म पानी में रखना है। उबालना, गर्म नहीं करना, गर्म पानी के अंदर रखना है। तो फिर 37 पे टेम्परेचर ला के बच्चे को पिलाना है, ठीक है, ताकि उस बच्चे को जो इम्यूनिटी है वो मिल जाए। ठीक है जी। जी जी जब जैसे घरों में लोग जानवर होते हैं, तो उनके पास तो ये सहूलत मुयसर नहीं होती कि वो इसको सेव करके रखें, तो वो इसके सब्स्टिट्यूट पे क्या दे सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई ऐसा घर होगा जिसने जानवर रखे और उसका फ्रिज ना हो। नहीं, फ्रिज तो होती है, लेकिन ऐसे होता फ्रिज ही चाहिए ना। हमने सर ऐसे है कि उसके पास बोला सेव नहीं है। भाई सेव करना है, ये तो कह रहा हूँ। जो भी बाकी के इलाज है ना, सारे टाइम पास हैं, कॉम्प्रोमाइजेस हैं। ठीक, मतलब इसका सब्स्टिट्यूट बोले का कोई नहीं है। जो बोले ने काम करना, वो किसी और चीज ने वो काम नहीं करना। जी ठीक, हाँ ठीक है जी जनाब। ये डॉक्टर साहब, मिल्क की जगह हम मिल्क रिप्लेसर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मिल्क रिप्लेसर इस्तेमाल करने के लिए 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक उसका टेम्परेचर और दूसरा उसकी मिक्सिंग। अगर इसमें गलती हो गई है तो बच्चे को 2 प्रॉब्लम आएंगे। एक, बच्चे के पेट में शदीद दर्द, कॉलिक जिसे कहते हैं। दूसरा, बच्चे को डायरिया हो जाएगा। तो बजाय इसके कि पैसे बचाते बचाते 4 बच्चे लुढ़क जाएं आपके। हाँ, अगर आप मैनेज कर सकते हो, आप सर पे खड़े हो सकते हो, प्रॉपर मिक्सिंग को इंश्योर कर सकते हो, 37, 38, 39 पे बच्चे के अंदर बोला भेज सकते हो, क्लास में वो रिप्लेसर भेज सकते हो, बिस्मिल्लाह करो। लेकिन अगर आप समझते हो कि नहीं भाई ये हम इंश्योर नहीं कर सकते, तो भाई ये एक बच्ची 1.5 लाख रुपए की है, हाउ कैन वी टेक रिस्क ऑन दिस? सिंपल सी बात। जी बहुत शुक्रिया। लेकिन जनाब, मेरा ख्याल है काफ़ी हमारे सवाल हो गए। इसमें सीखने के लिए आप लोगों के लिए बहुत कुछ है। ये फार्म की असल पनीरी ये है। ठीक है जी, माशाल्लाह दिखाइएगा। ठीक है जी, ये बच्चे आप देख लें। वो जो बच्चे परे बैठे हैं, ये वो बच्चे हैं जो वीनिंग पे चले जा चुके हैं। ये सेकंड सेक्शन उन बच्चों का है जिनकी वीनिंग हो चुकी है। और उससे आगे जो बच्चियां बैठी हैं, ये वो बच्चियां हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सब की सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह प्रेग्नेंट है। और इस फार्म पे जितनी बच्चियां पहले बैच में आई थी, वो अल्लाह के फजल से सारी प्रेग्नेंट हो गई हैं। इस फार्मर के लिए दुआ कीजिएगा, और मेरी दुआ है जी अल्लाह की ज़ात आप लोगों को कामयाब फरमाए। फार्म का असल एसेट, फार्म की असल कमाई यही है। जी बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।